अब तक हमने कंप्लीट कर लिया तुगलक वंश। देखिए तुगलक वंश से पहले भी हमने कंप्लीट किया है, सबसे पहले गुलाम वंश, इसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, अब देखेंगे सैयद वंश और इसके बाद लोदी वंश। ज्यादा यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे उन्हीं को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ और यही आपको एग्जाम में बन जाएंगे, यहाँ से आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये याद रखना होगा कि सैयद वंश की स्थापना कब हुई और किसने किया। तो सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने किया था और कब हुई थी ये देखिए। सैयद से मैंने बोला कि शहीद पकड़िए, और शहीद लोग जब कोई भी शहीद हो जाता है जो उन लोगों को चारों तरफ तारों में दिखते हैं, बस यही आपने एक लिख याद रखा कि चारों तरफ से 14 पकड़ लेंगे तारों में। तो देखिए तारों के लिए आपने तो इस तरह से लिखा था, तो तारों का हो जाएगा टी का 1, ए का कुछ नहीं, आर का होगा 4 और 0 का कुछ नहीं। चूंकि 14 यहाँ पे रहेगा ही तो 1414 आपको याद रहेगा। 1414 में खिज्र खान जो है बैठता है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे। अब ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी बात जानने लायक है, आपने ध्यान दिया होगा इससे पहले कि तुगलक वंश में 1398 में लास्ट जो शासक यहां पर था नसीरुद्दीन महमूद शाह था। नसीरुद्दीन महमूद शाह पर तैमूर लंग आक्रमण करता है, अगर आपको याद हो तो तैमूर लंग जो है तैमूर लंग आक्रमण करता है, और तैमूर लंग जो है मंगोल होता है। ये मंगोल जो आक्रमण करता है तो जो नसीरुद्दीन महमूद शाह होता है वहां से भाग जाता है और भाग करके गायब हो जाता है। और ये जो खिज्र खान है, बहुत सारे बुक में लिखा गया है ऐसे, यहाँ तक कि लुसेंट में भी लिखा गया है कि तैमूर लंग का ये सेनापति था या तैमूर लंग का सहयोगी था, इस तरह से लिखा गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली जो खिज्र खान था, खिज्र खान मुल्तान पर राज करता है, हुकूमत करता है, और ये किसके अंडर में था? नसीरुद्दीन महमूद शाह के अंडर में था। तो जब नसीरुद्दीन महमूद शाह से हमेशा इसका कम्युनिकेशन बना रहता है, ये क्या करता है, कई बार पत्र लिखता है अपने राजा को, लेकिन जो सुल्तान होता है, कौन? नसीरुद्दीन होता है। नसीरुद्दीन जो सुल्तान होता है उसे उधर से कोई जवाब नहीं आता है। तो इसको पता चलता है कि तैमूर लंग ने वहां पे हमला किया था दिल्ली पे। तो ये क्या करता है कि मुल्तान कहां पर है? पाकिस्तान में है। तो मुल्तान से आता है वहां, यहां पर दिल्ली आता है, देखता है तो पता चलता है कि है ही नहीं राजा, कोई बताने वाला भी नहीं था कि सुल्तान जो है कहां गया। तो सुल्तान जो था नसीरुद्दीन था, नसीरुद्दीन का पता नहीं चलता है। फिर ये क्या करता है कि वापस चला जाता है, फिर 12-13 साल बाद आता है, यानी कि 1414 में आता है, और आने के बाद देखता है कि अभी भी सिंहासन खाली है। और चूंकि ये लोग मंगोल लूटा पार्टी करते थे, केवल लूटते थे, लूट घसोट करके बस चले जाते थे, तो इस 1414 में इस सिंहासन पे बैठ गया। और जब सिंहासन पे, दिल्ली के सुल्तान सिंहासन पे बैठ गया, तो आपने देखा होगा कि सभी लोग, जो लोग बैठते थे, या तो गाजी की उपाधि धारण कर लेते थे या तो सुल्तान की उपाधि धारण कर लेते थे। लेकिन ये जो है खिज्र खान कोई भी उपाधि धारण नहीं किया, अपने आप को कुछ भी नहीं बनाया, बस ऐसे ही राज करता था। जैसे आपने देखा होगा, अगर रामायण देखे होंगे तो उसमें क्या होता है कि बाली को जब कंदरा में भग जाता है और बाली जाकर के वहां पे जो दाना होता है उसका वध कर देता है, तो शिवरी जब वहां से निकलते हैं, देखते हैं कि ब्लड आता है बहुत ज्यादा कंदरा से, तो सोचते हैं कि बाली मर गया। फिर वहां पर एक पत्थर रख करके भग के चले जाते हैं, और आकर के उनको बहुत सारे उनके जो शुभ चिंतक होते हैं, सेनापति और लोग, उन लोग कहते हैं कि नहीं आप राज करिए, तो बहुत ही मतलब मन हार के उनको राजा ही बना देते हैं। इसी तरह से ये भी बन जाता है राजा, लेकिन राज तो करता है लेकिन अपने आप को कोई टाइटल नहीं एक्सेप्ट करता है। तो कई बार क्वेश्चन ये बना है कि वह कौन सा, दिल्ली सल्तनत पे वह कौन सा राजा था जिसने कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया? तो ये था खिज्र खान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से और कोई क्वेश्चन नहीं बनता। इसके बाद इसका मुबारक शाह, इसका बेटा बनता है, इसका बेटा बैठता है गद्दी पे, और मुबारक शाह जो है ये भी सुल्तान की उपाधि धारण करता है। मुबारक शाह भी कुछ ज्यादा खास नहीं किया, इसने जो क्वेश्चन बनता है तो ये मुबारकबाद शहर की स्थापना किया जो दिल्ली में है। तो इस बार क्वेश्चन बन जाएगा, कई बार पूछा गया है कि मुबारकबाद शहर की स्थापना किसने किया है, बस यहां से और कोई क्वेश्चन नहीं बनता। नेक्स्ट, इसके बाद खिज्र खान का भतीजा मोहम्मद शाह बैठता है गद्दी पे। अब मोहम्मद शाह से थोड़ा कुछ क्वेश्चन बनते हैं। मोहम्मद शाह यहां पर बैठता है, थोड़ा सा सही था, इन लोगों से सही था। अब मोहम्मद शाह क्या करता है, क्योंकि जब मोहम्मद शाह बैठता है दिल्ली की गद्दी पे, तो अगर आप इस तरह से देखें भारत का नक्शा, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के पास इधर है मालवा, और मालवा पे क्या था कि मालवा और ऐसे छोटे छोटे, अगर मान लीजिए यहाँ पे था, यहाँ पे अगर इधर से अगर ऐसे बात करें तो इधर लाहौर था, ठीक है। लाहौर से क्या करता है, लाहौर में बहलोल लोदी शासन करता है, लेकिन बहलोल लोदी एज एडमिनिस्ट्रेटर शासन करता है। यानी कि जैसे अभी हम क्या करते हैं, हमारे जो अगर डीएम कलेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, हमारे प्रशासन व्यवस्था को देखते हैं। तो ये भी प्रशासन व्यवस्था को देखता है, लेकिन ये अंदर में किसके रहता है, मोहम्मद शाह के अंडर में रहता है। तो ये
मालवा जो था, मालवा सबसे पहले, इससे पहले जब तक खिज्र खान नहीं बैठा, यानी सैयद वंश की स्थापना नहीं हुई थी, तुगलक वंश में, ये जो है नसीरुद्दीन महमूद शाह के अंडर में रहा करता था। लेकिन 14-15 साल तक नसीरुद्दीन का पता नहीं चला, तो ये अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिए, किसी की बात नहीं मानते थे। तो इसने महमूद शाह ने क्या किया, क्योंकि महमूद शाह का अब टाइम आ गया था सैयद वंश में, तो महमूद शाह ने कहा कि ये बहुत दिन से अपने आप को इंडिपेंडेंट मान रहे हैं, चलो इस पर आक्रमण करें और इसको थोड़ा सबक सिखाएं और अपने कब्जे में ले लें। तो इसने क्या किया, जो इसका एडमिनिस्ट्रेटर था यहाँ पे, जो यहाँ पे लाहौर में राज कर रहा था, ये था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी को निमंत्रण भेजता है, कहता है कि तुम अपने सेना, सभी सेना को लेकर के आओ। तो बहलोल लोदी जो है लेकर के आता है, और फिर ये दोनों मिल करके यहाँ पर आक्रमण करते हैं। जब आक्रमण करते हैं तो बहलोल लोदी जो है इसको जीत लेता है, मालवा को जीत लेता है। जैसे मालवा पे विजय होती है, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि बहलोल लोदी जो है मालवा को विजय कर लेता है। मालवा को विजय कर लेता है, तो ये जो महमूद शाह था, जो यहाँ पे इस समय सुल्तान था, महमूद शाह ने बहलोल लोदी को खाने खानम की उपाधि दिया। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि खाने खानम की उपाधि किसको दी गई थी, तो खाने खानम की उपाधि बहलोल लोदी को दी गई थी। याद कैसे रखेंगे, देखिए खाने खानम यानी खाना खाना, खाना खाना, बार बार खाना खाना कौन चिल्लाता है। अगर आप कल्पना करिए, अगर निमोनिक से याद कर रहे हो तो कल्पना करिए कि आप जाते हैं कहीं बारात में या फिर किसी निमंत्रण में जाते हैं खाना खाने, तो क्या होता है वहां पे जो बकलोल लोग होते हैं वो बार बार खाना 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 चिल्लाते हैं, और जो सही आदमी जानता है कि खाना तो खाना ही है, क्योंकि आए हैं तो खाना खा के ही जाएंगे, तो खाना तो मिलना ही मिलना है, तो चिल्लाता नहीं, आदमी आराम से बैठता है, जब मिलेगा तब खाएगा, नहीं मिलेगा तो आराम से वेट करेगा। लेकिन जो बकलोल होते हैं वो लोग क्या करते हैं, खाना खाना चिल्लाते हैं। तो जब कभी भी याद रखना हो तो आपको पूछा जाए कि खाने खानम की उपाधि किसे दी गई थी, अरे तो आपको याद आएगा खानम खाना, खानी खाने खाना, तो आप खाना खाना तो बकलोल लोग चिल्लाते हैं, यानी बकलोल लोदी, बहलोल लोदी, जैसे भी चाहे वैसे इस तरह से याद कर पाएंगे। इसके बाद अलाउद्दीन बैठता है, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, अलाउद्दीन बैठता है, जो मोहम्मद शाह इसका चचेरा भाई होता है, ये जो मोहम्मद शाह इसी का चचेरा भाई, ये बैठता है गद्दी पे, और ये कुछ नहीं करता है। इसके बाद क्या होता है, ये बहुत ही इनसफिशियंट होता है, इसके पास किसी भी तरह का, मतलब एक रूलर की क्वालिटी नहीं होती है, एक राजा की क्वालिटी नहीं होने की वजह से ये देखता है, बहलोल लोदी कहता है कि यार सब लड़ाई तो हमने लड़ा, यहाँ से इसको आजाद कराया, और यहाँ पे हम छोटे में राज कर रहे हैं, मूलचंद यहाँ पे मुल्तान पे और लाहौर पे ये सब हम इतना देख रहे हैं, चलो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कोई सफिशियंट है नहीं, यहाँ पे कोई अच्छा राजा है नहीं, हम यही कब्जा कर लेते हैं। तो अलाउद्दीन को मार करके, जो मोहम्मद शाह का चचेरा भाई था, इसको मार करके बहलोल लोदी जो है 1451 में इस गद्दी पे बैठ जाता है। और जब गद्दी पे बैठता है तो बहलोल लोदी क्या करता है, लोदी वंश की स्थापना कर देता है, और ये भी जो है सुल्तान की उपाधि धारण करता है। अब यहाँ पे ये सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया है, ये ध्यान दीजिएगा कि सुल्तान की उपाधि कौन ऐसा, दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा राजा था कि जो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया, तो खिजर खान ने किया। बहलोल लोदी क्या करता है कि सुल्तान की उपाधि ये भी धारण करता है, और देखिए इसमें कुछ अच्छे काम किए, अच्छा था, अच्छाइयां थी। तो क्या करता है कि पहली बात की अपने जितने भी मंत्री होते हैं, मंत्रियों का, सेनापतियों का, सबका सम्मान करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी राज हो तो राज में उसे चलाने के लिए एक बॉडी होती ही होती है, ठीक है। जैसे कि आज भी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो मैनेजिंग डायरेक्टर से लेकर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हर एक अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग उनको पद दिया गया होता है। तो इसी तरह से जब कोई राजा राज करता है तो वहां पर कई पद होते हैं, और जो सम्मानित पद होते हैं वो क्या करता था, सबको सम्मान करता था। अपने मंत्री, जितने भी मंत्री होते थे, सेनापति होते थे, सबको सम्मान करता था, और बराबर हमेशा अपने बराबर उनको आंकता था। दूसरी बात, अगर उसके मंत्री या फिर जो भी अगर खड़े होकर के बात करते थे तो ये भी खड़ा होकर के ही उनसे बात करता था, ये नहीं कि ये बैठ गया राजा की तरह आराम से, हाँ बोलो जी बोलो, क्या बात है बोलो, ठीक है। तो ये क्या करता था, पूरा सम्मान देता था। अगर वो नीचे चटाई पे बैठ कर बात कर रहे हैं, इसे वार्तालाप हो रहा है, कोई डिस्कशन हो रहा है, तो वो भी नीचे चटाई पे ही बैठता था। इसके बाद बहलोल सिक्का चलाया इसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये तो आसान भी है कि बहलोल सिक्का किसने चलाया या बहलोल कॉइन किसने चलाया, तो बहलोल से बहलोल पकड़ लेंगे, बहलोल लोदी ने चलाया था। फिर इसके बाद ये पहला अफगानी था जो दिल्ली सल्तनत पे बैठा, यानी दिल्ली सल्तनत का जो दिल्ली सल्तनत काल है, इस दिल्ली सल्तनत काल में ये पहला अफगानी था जो दिल्ली सल्तनत पे बैठा। अब कहेंगे आप लोग कि नहीं, इससे पहले भी तो अफगान से ही आ रहे थे, क्योंकि मैंने कई बार बताया कि अफगान से इधर आए थे, अफगान से आते थे लोग, लेकिन अपने आप को कभी भी इन्होंने अफगानी नहीं माना, अपने आप को तुर्क माना। हमेशा आप देखेंगे जब भी अगर आप पीछे पढ़े, कभी भी पढ़े, तो इन्होंने तुर्क ही मानते थे, और इन्होंने तुर्क जैसे तुर्क में ही ज्यादातर इनकी कोई भी रचनाएं होती थी, तो ये तुर्क अपने आप को मानते थे। लेकिन बहलोल लोदी जो था अपने आप को अफगानी माना, और ये पहला अफगान था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है
कि दिल्ली सल्तनत पे वह कौन सा राजा था जो अपने आप को अफगानी मानता था या फिर अफगानी था जो पहली बार दिल्ली सल्तनत पे बैठा। तो पहली बार दिल्ली सल्तनत पे बैठने वाला पहला अफगानी जो है बहलोल लोदी था। इसके बाद इसका बेटा आता है सिकंदर लोदी। देखिए सिकंदर लोदी ने कुछ अच्छे काम किए। पहली बात की ये बैठा तो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया, इसने जो है शाह की टाइटल अपनाया, शाह की उपाधि धारण किया। इसे शहनाई का शौक था। आगरा शहर की स्थापना इसने 1504 ईस्वी में किया। देखिए ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था या फिर कब किया था। तो आगरा शहर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने किया था। कब किया था अगर ये याद करना हो तो आप निमोनिक मेथड से याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 504, अगर तीन ही डिजिट्स को लें तो 1 तो अपने आप से लगा लेंगे। तो देखिए अगर यहां से करें तो 5 का होता है L, 0 का होता है S और R 4 का होता है R। तो मैंने यहां पे लिख दिया LASAR, लसर। तो इससे शब्द आपने बना लिया कि क्या होता है कि जब अगर आप आगरा गए हो तो आगरा का पेठा बहुत मशहूर है। इसके बाद बहुत सारी मिठाइयां जो मशहूर हैं, और ये मिठाइयां अक्सर क्या करती हैं, लसर लसर करती हैं, ठीक ना, मतलब चिपचिपी होती हैं, उसमें मीठा होने की वजह से लसर लसर करती हैं। तो इसी तरह से याद रखा, जब भी आप आगरा का नाम आए कि आगरा की कब हुआ था और उसकी स्थापना कब हुई थी, आगरा की स्थापना कब हुई थी, तो आप यही कहेंगे अच्छा आगरा, ओ पेठा वहां पे होता है, बहुत लसर लसर करता है। तो सही बात है, वहां पे मिठाई तो लसर लसर करती है। तो लसर लसर आप क्यों लसर याद रखेंगे। तो देखिए एल का होगा 5, ए का कुछ नहीं, एस का 0, ए का कुछ नहीं, आर का होगा 4, यहाँ पे 1 लगा देंगे 1504 ईस्वी में। फिर 2 साल बाद चूंकि स्टेब्लिश किया उसको, आगरा का शहर बनाया, तो ऐसा तो नहीं है कि तुरंत बनाया तुरंत बस जाएगा, टाइम भी लगता है किसी चीज को डेवलपमेंट होने में। तो 2 साल बाद यानी कि 1506 में फिर जाकर के वहां राजधानी बना दिया। दिल्ली से राजधानी जो दिल्ली थी, दिल्ली से राजधानी ला करके यहाँ पे आगरा उत्तर प्रदेश में, जहां पे आप जानते हैं क्या है, कमेंट करके बताइए क्या है, मशहूर है यहाँ पे। तो आगरा को अपनी राजधानी बना लिया। इसके बाद जमीन नापने के लिए आपने सुना था कि बिस्वा की कोई इकाई बनाया था, कौन बताया था, आप कमेंट करिए अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा हो तो, कि बिस्सा जो है, बिस्सा इकाई कौन बनाया था, बिस्सा में कौन नापता था जमीन को, और इसने किस तरह से नापा, गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी में नापा, एक इकाई दिया जो मेजरमेंट थी, मेजरमेंट की इकाई दिया था। इसके बाद इसका ये आता है इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी जो बैठता है 1517 में बैठता है और 1526 में बाबर आक्रमण करता है और इसको मार देता है। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर भी क्या था, इब्राहिम लोदी को भगाने के लिए इसका ही चाचा आलम खां और इसका भाई दौलत खां लोदी दोनों इसको निमंत्रण देते हैं। दौलत खां लोदी पंजाब में होता है, यहां पर ये इसको निमंत्रण देता है बाबर को, और इसके बाद इसका चाचा आलम खां दोनों निमंत्रण देकर के बुलाते हैं कि इब्राहिम लोदी को मारो, और सोच रहे थे कि बाबर आएगा, लूटेगा, मारेगा पीटेगा, लूटेगा, चला जाएगा, हम लोग राज करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। 1526 में पानीपत का युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, उसमें इब्राहिम लोदी पूरी तरह से हार जाता है, मार दिया जाता है। इसके बाद ये दोनों, जो दौलत खां पंजाब में राज करता रहता है, ये यहां से कुछ नहीं इसको मिलता है, बाबा जी का ठुल्लू मिलता है, क्योंकि ये सोचता है कि बाबर आया मार के चला जाएगा, लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ये तो नहीं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते महीने 2 महीने ऐसे ही रह जाता है, क्योंकि इधर के वेदर सही नहीं हुआ करता था। तो यहाँ पे इसको वेदर यहाँ का भाग गया, बहुत अच्छा लगा यहाँ का एनवायरमेंट। तो ये क्या किया कि परमानेंटली यहीं रहने लगा। फिर ये लोग थोड़ा सा चूजा करने लगे, बस इन लोगों को भी खत्म कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो करेंगे मुगल काल में। तो मुगल, इसके बाद मुगल काल की वीडियो तैयार होगी। अब देखिए इसमें आपने लोदी वंश कैसे याद रखना है, इसको तो आपने याद कर लिया कि सैयद वंश, सैयद होते हैं लोग या शहीद होते हैं लोग, तो क्या करते हैं, चारों ओर तारों में दिखते हैं, चाहे चारों ओर तारे ही तारे दिखने लगते हैं, चाहे जैसे चाहे वैसे याद करें। और लोदी वंश को कैसे याद किया था आपने, लोदी से आपने लोभी शब्द पकड़ा, और लोभी लोग क्या करते हैं, चारों तरफ लात खाते हैं। तो चारों से क्या हो जाएगा 14, और लात से देखिए LAT, लात, लात का हो जाएगा L का 5, A का कुछ नहीं, T का होगा 1। आप इसी दोनों को ले लीजिए 1451। तो हमेशा याद रखेंगे कि बहलोल लोदी जो है 1451 में दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पे बैठता है। बाकी ये देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिकंदर लोदी जो है शाही की टाइटल अपनाता है, बाकी इसमें ये खिज्र खान किसी भी टाइटल को नहीं अपनाता है, और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है। आगरा शहर की स्थापना लसर लसर, आगरा की स्थापना लसर लसर आप याद रखेंगे, इस तरह से आप याद कर पाएंगे। बाकी इस तरह से अब कंप्लीट हो गया दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में कुछ और मैंने ट्रिक बनाया था
क्रम वाइज किसी को याद रखना है कि फिर कौन सा वंश सबसे पहले आया, तो आपको मैंने बताया था कि आप इस तरह से याद रखेंगे कि गुल खिले तो, यहां पे मैं लिख देता हूं सास लो। तो देखिए गुल से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सास से सैयद वंश, लो से लोदी वंश। अब कौन साथ लो, आपको नहीं कह रहे हैं, मुगल को कह रहे हैं, तो इसके बाद मुगल ही आएगा तो कह देंगे मुगलों। गुल खिले तो सांस लो मुगलों। तो आप ध्यान रखेंगे कि गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया, लोदी वंश आया और इसके बाद मुगल वंश आया। तो इन सब वंशों को आप आसानी से याद कर पाएंगे। और ये तो 1526 से 1707 तक चला, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये अभी आप पढ़ेंगे 1526 से 1707 यानी औरंगजेब तक, ठीक है। ये यहाँ यहीं तक पढ़ेंगे। वैसे तो मुगल वंश का लास्ट शासक जो था 1857 की जब क्रांति होती है उस समय उसको रंगून भेज दिया जाता है और वहां खत्म होता है। लेकिन जो ये काल है ये 1500 बहुत ही इफेक्टिव है, यहाँ से यहाँ तक हमें पढ़ना ही है और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और इस तरह से दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। कैसी रही ये वीडियो, अच्छी रही तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।